गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषाएं और बोलियां। भाषा और बोलियों का एक क्लास हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने राजस्थानी भाषा का वृक्ष, राजस्थानी भाषा की उपबोलियां और राजस्थानी भाषाओं का उल्लेख पढ़ा था। इसी के साथ में हमने राजस्थानी एक प्रमुख बोली जिसे मारवाड़ी बोली कहा जाता है, मारवाड़ी बोली और उसके उपबोलियों पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे ढूढ़ाडी बोली पर। ठीक है, तो आज का जो हमारी पहली बोली है वो हो जाएगी ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली के अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्र कि किस क्षेत्र में ये बोली जाती है तो इसका प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें जहां पर ये बोली बोली जाती है तो अन्य क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है टोंक, अजमेर और दौसा। ठीक है, यहां पर भी ये बोली बोली जाती है। और अगर बात की जाए तो ढूंढाड़ी बोली का उपनाम हमें क्या देखने को मिलता है, तो ढूंढाड़ी बोली के दो उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला उपनाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है जयपुरी बोली, और दूसरा जो उपनाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है झाड़शाही। झाड़शाही बोली भी इसका एक उपनाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बात की जाए ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख, इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां देखने को मिलता है, तो इस बोली का जो सर्वप्रथम उल्लेख है हमें 8-10 गुजरी ग्रंथ, 8-10 गुजरी ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है ये 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये कौन सी शताब्दी का है, तो 18वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। और अगर बात की जाए ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो ढूंढाड़ी बोली पर 3 बोलियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, मारवाड़ी बोली का, गुजराती बोली का और ब्रज बोली का। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रभाव तो ढूंढाड़ी बोली पर हमें मारवाड़ी प्लस गुजराती प्लस ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रभाव की बात। अब यहीं पर एक बात आप लोग स्टार बनाकर लिख लेना या इंपोर्टेंट करके लिख लेना कि संत दादू दयाल, संत दादू दयाल के उपदेश इसी भाषा में रचित है। ठीक है, दादू दयाल जी कहां के थे, जयपुर के थे, तो उनकी भाषा भी कौन सी थी, ढूंढाड़ी भाषा थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। अब हम बात करेंगे ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी भाषा जो है इसकी क्या क्या उपबोलियां हैं, तो 5 उपबोलियां आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली उपबोली है हाड़ौती। ठीक है, दूसरी उपबोली तोरावाटी, तीसरी राजावाटी, चौथी चौरासी और 5वीं नागरचोल। नागरचोल, ये पांचों भाषाएं जो है ये जयपुरी भाषा की ही उपबोलियां हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो पांचों बोलियां हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाकर अब हम हेडिंग लगाएंगे हाड़ौती बोली। ठीक है, चल हमारे ढूंढाड़ी बोली ही रहा है, इसी के अंदर हाड़ौती बोली का हमारे टॉपिक आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हाड़ौती बोली। तो हमारी पहली बोली हो गई हाड़ौती बोली।
हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली में आपको ध्यान रखना है क्षेत्र कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो हाड़ौती बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। ठीक है, तो क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र ही हो जाएगा। और हाड़ौती क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, इन एरियो में ये बोली बोली जाती है। इसके अलावा दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की पद रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की पद रचनाएं इसी भाषा में है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमने बात करी थी ना, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, पहली क्लास के अंदर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, जिसने पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थानी भाषाओं का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था। तो उसी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन है, उन्होंने हाड़ौती भाषा को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हाड़ौती भाषा को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो उपबोली आती है ढूंढाड़ी की, वो उपबोली कहलाती है तोरावाटी बोली। और जो तोरावाटी बोली है वो कहां बोली जाती है, तो देखो एक कांतली नदी है। ठीक है, झुंझुनू और सीकर के एरिया में बहती है। जब राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से उसको दिखाया जाएगा। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी। तो कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, उस अपवा क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट यही लिखनी है कि कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा तोरावाटी क्षेत्र या तोरावाटी बोली का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पहला तो आपको ध्यान रखना है झुंझुनू का दक्षिणी भाग, झुंझुनू जिला जो है उसके दक्षिणी भाग में ये तोरावाटी बोली बोली जाती है। और नंबर 2 आपको ध्यान रखना है सीकर के उत्तरी भाग तथा उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, तोरावाटी के बाद में नेक्स्ट जो बोली है उपबोली ढूंढाड़ी की, वो आपको ध्यान रखना है राजावाटी बोली। और जो राजावाटी बोली है ये कहां बोली जाती है, तो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 84। नेक्स्ट बोली कौन सी हो गई, 84। ये भी ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। और 84 बोली जो है ये जयपुर और टोंक में बोली जाती है। ठीक है, नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है 84 बोली। और ये जो 84 बोली है ये कहां बोली जाती है, तो इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है, और नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है टोंक का पश्चिमी भाग। ठीक है, यहां पर यह भाषा बोली जाती है। 84 बोली के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नागरचोल। और नागरचोल बोली जो है ये भी ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। और नागरचोल बोली जो है ये भी कहां बोली जाती है, सवाई माधोपुर और टोंक में।
ठीक है, तो नंबर 5 हो गई नागरचोल। और नागरचोल बोली जो है ये कहां बोली जाती है? क्षेत्र की अगर बात करें तो नंबर 1 पर तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में। ठीक है, सवाई माधोपुर के तो पश्चिमी भाग में बोली जाती है। और नंबर 2 आपको ध्यान रखना है टोंक, टोंक के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है, टोंक के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, ये बोली बोली जाती है। तो ये बात हो गई ढूंढाड़ी बोली और ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में बोली है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मालवी बोली। ठीक है, मुख्यतः मध्य प्रदेश की बोली है जिसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो अगली हेडिंग लगाइए मालवी बोली। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मालवी बोली। ठीक है, मालवी बोली मेन बातें क्या हो जाएगी कि यह है मुख्यतः एमपी के मालवा क्षेत्र की बोली है। ठीक है, दूसरी बात इसकी क्या आपको ध्यान रखनी है? तो दूसरी बात यह ध्यान रखनी है मालवा राजपूतों की बोली है, मालवा राजपूतों की बोली है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है इसमें कि इसका उपनाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये जो मालवी बोली है इसका उपनाम हमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली भी देखने को मिलता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली किसे कहा जाता है? तो मालवी बोली को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी क्या बात हो जाएगी? तो और आपको ध्यान रखना है कि यह कर्णप्रिय एवं मधुर वाणी है। कर्णप्रिय का मतलब हो गया सुनने में अच्छी है और कैसी है? मधुर वाणी है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर बात की जाए इस पर प्रभाव कौन सी बोली का देखने को मिलता है तो मालवी बोली पर हमें मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर हमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली की विशेषताएं भी इस बोली के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और अगर बात करी जाए क्षेत्र कि भाई किस क्षेत्र के अंदर मालवी बोली बोली जाती है तो मालवी बोली जो है ये 3 क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाती है। पहला क्षेत्र आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ और तीसरा कोटा। ठीक है, इन 3 जिलों में मुख्य रूप से ये जो मालवी बोली है ये बोली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मालवी बोली की उपबोलियां। तो मालवी बोली की 2 उपबोलियां हैं, पहली है रांगड़ी और दूसरी है निमाड़ी, जिसके अंदर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में मालवी बोली में हेडिंग लगाएंगे मालवी बोली की उपबोलियां। तो इसी में हेडिंग लगा लीजिए मालवी बोली की उपबोलियां, मालवी बोली की उपबोलियां। ठीक है, अगर इसके उपबोलियों की बात की जाए तो इनकी 2 उपबोलियां हैं। पहली उपबोली हो जाएगी रांगड़ी, रांगड़ी बोली। ठीक है, रांगड़ी बोली की मेन बात क्या हो जाएगी कि यह एक खड़ी बोली है। ठीक है, सेकंड बात यह एक कर्कश बोली है। ठीक है, और मालवा राजपूतों की बोली है, मालवा राजपूतों की बोली है। ठीक है, दूसरी जो इसकी उपबोली है उसका नाम हमें देखने को मिलता है निमाड़ी बोली, निमाड़ी बोली।
और निमाड़ी बोली की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थान की बोली भी कहा जाता है और निमाड़ी बोली जो है इस पर भीली और गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो बातें निमाड़ी बोली की ध्यान में रखना है। पहली बात यह कि इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी जो है आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि ये जो निमाड़ी बोली है, इस निमाड़ी बोली पर हमें भीली प्लस गुजराती दोनों भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। निमाड़ी बोली पर भीली व गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, मालवी बोली के बाद में, तो ये सारी जो थी ये मालवी बोली थी। मालवी बोली के बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाती है मेवाती बोली। मेवाती बोली कहां बोली जाती है, तो मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवात क्षेत्र जो है वो हरियाणा राजस्थान दोनों में फैला हुआ है। मेव मुसलमान यहां पर निवास करते हैं। राजस्थान के दो एरिया जो हैं वो मेवात क्षेत्र में आते हैं, अलवर और भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, जिनके विषय में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेवाती बोली। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी मेवाती बोली। मेवाती बोली। ठीक है, मेवाती बोली की मेन बात क्या होगी, यह है मेवात क्षेत्र की बोली है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में मेवात क्षेत्र में दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, मेवात क्षेत्र में राजस्थान के दो जिले आते हैं। पहला तो आता है अलवर और दूसरा आता है भरतपुर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर मेव मुस्लिम निवास करते हैं, मेव मुस्लिम निवास करते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए तो मेवाती बोली का क्षेत्र, ठीक है, मेवाती बोली का क्षेत्र तो कहां कहां बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। तो नंबर 1 में अगर हम बात करें अलवर में ये कहां कहां बोली जाती है, तो अलवर में किशनगंज, ठीक है, तिजारा, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़। ठीक है, इन एरियो में ये बोली जाती है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें भरतपुर की, ये बोली भरतपुर में कहां कहां बोली जाती है, तो ये बोली भरतपुर में जो है कामा, डींग और नगर, इन एरिया में बोली जाती है। ठीक है, ये बात हो गई मेवाती बोली से रिलेटेड। अब यहीं पर एक बात आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि लालदासी व चरणदासी, लालदासी व चरणदासी संप्रदाय के संतों की रचनाएं इसी भाषा में, की रचनाएं इसी भाषा में। ठीक है, लालदासी और चरणदासी संप्रदाय जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में है। चरणदासी संप्रदाय पता ही है आपको, चरणदास जी वाला। चरणदासी संप्रदाय जो है आगे हम पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय वगैरह कला संस्कृति में आएगा टॉपिक, तो वहां पर और अच्छी तरह क्लियर होगा। चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ थी पहले अलवर में हुआ करती थी, अब वो पीठ कहां चली गई है, दिल्ली में चली गई है। तो इसके ऊपर वहीं पर हम चर्चा करेंगे जब प्रमुख संप्रदाय वगैरह करेंगे। तो आप बस इतना ही ध्यान रखो कि लालदासी और चरणदासी संप्रदाय के संतों की जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में है। ठीक है, यहीं पर मैं स्टार बनाकर दो इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं। ये जो चरणदास जी हैं इनकी दो शिष्या हैं,
चरणदास की दो प्रमुख शिष्या, मेवात क्षेत्र की थी ये, ठीक है, इसीलिए इनका यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याएं थी। पहली जो शिष्या थी उसका नाम था सहजोबाई, सहजोबाई, सहजोबाई। सहजोबाई के जो ग्रंथ हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला ग्रंथ तो इसका हो जाएगा सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है 16 तिथि, ठीक है। चरणदास जी के चरणों की तो दूसरी दासी थी, जो दूसरी शिष्या थी उनका नाम था दयाबाई, दयाबाई, और दयाबाई के भी ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है। पहला ग्रंथ है दयाबोध, पहला ग्रंथ कौन सा हो गया, दयाबोध, और जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम है विनय मल्लिका, ठीक है। तो दूसरे ग्रंथ का नाम क्या हो गया, विनय मल्लिका। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये जो मेवाती बोली है इसके कई अन्य रूप भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, राठी मेवाती, कंढेर मेवाती, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो मेवाती भाषा है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के बीच में एक पुल का निर्माण करती है। अगर इस पर बात की जाए कि मेवाती बोली पर किस बोली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो मेवाती बोली पर हमें ब्रिज बोली का प्रभाव जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए प्रभाव की, मेवाती बोली पर प्रभाव, तो प्रभाव जो है हमें सबसे ज्यादा ब्रिज बोली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी मेवाती बोली की, तो इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंट कर लेना इस लाइन को, मेवाती बोली, मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी, मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी भाषा के बीच सेतु का काम करती है, सेतु का काम करती है, सेतु मतलब पुल का एक काम करती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, तो और हमें ध्यान रखना है मेवाती बोली के कुछ रूप हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हल्का से इसको मिटाकर लिख देते हैं। मेवाती बोली के अन्य रूप, मेवाती बोली के अन्य रूप, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है खड़ी मेवाती, खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कंढेर मेवाती, कंढेर मेवाती, ब्राह्मण मेवाती और बिछोता मेवाती, ठीक है। तो ये प्रमुख मेवाती बोली के हमें अन्य रूप या अन्य नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी कहानी हो गई मेवाती बोली की, ठीक है। लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट बोली है उसका नाम है अहिरवाटी या हीरावल बोली। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अहिरवाटी या हीरावल बोली। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अहिरवाटी या हीरावल बोली। अहिर वाटी, राठी या इसी को हीरावल बोली भी कह दिया जाता है, ठीक है। क्या मेन मेन बातें हो जाएगी, तो पहले आपको ध्यान में रखना है क्षेत्र कि भाई ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो अलवर और जयपुर में मुख्य रूप से बोली जाती है। अलवर के मुंडावर और बहरोड क्षेत्र में ये बोली जाती है। अगर बात करें जयपुर, तो जयपुर के कोटपुतली,
जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, और अगर बात करें तो जहां ये बोली बोली जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये अहिरवाटी, राठी या हीरावल बोली बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राठ क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां हीरावल जाति निवास करती है। यहां हीरावल जाति निवास करती है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो अहिरवाटी बोली है, अहिरवाटी बोली हरियाणवी बोली यानी कि बांगरू बोली और जो मेवाती बोली है उसके बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है। ठीक है, तो ये हो गया मेवाती बोली का क्षेत्र और ये मान लो हरियाणवी बोली का क्षेत्र, और ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये बीच का क्षेत्र, इस बीच के क्षेत्र में ये हमारी अहिरवाटी, राठी या हीरावल बोली बोली जाती है। तो नेक्स्ट लाइन में बस आप इतना ही ध्यान रख लो कि यह हरियाणवी और मेवाती बोली के क्षेत्रों के बीच में बोली जाती है। ठीक है, यह है बांगरू, बांगरू मतलब हरियाणवी, यह है हरियाणवी तथा मेवाती भाषा के बीच के क्षेत्रों में बोली जाती है, बीच के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक दो बात और ध्यान में रख लेना कि जैसे जोधराज के द्वारा जो हमीर महाकाव्य नाट्य की रचना की गई थी वो अहिरवाटी भाषा में ही है। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि जोधराज का ग्रंथ हमीर रासो, ठीक है, जोधराज का ग्रंथ हमीर रासो तथा अली बख्श ख्याल, अली बख्श ख्याल इसी भाषा में रचित है। ठीक है, तो ये जो मेन बातें हैं, ये मेन बातें हो गई हमारी अहिरवाटी, राठी या हीरावल बोली से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो ये राजस्थानी भाषाएं और बोलियों वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक को यहीं पर हम विराम देंगे। इसको आप केवल नोट्स को कर लीजिए, नोट्स के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप उंगलियों पे याद कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सारे में से सारे देखो 100 में से 100% क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं, लेकिन अपने नोट्स में से 80-90% के करीब जो स्ट्राइक रेट है वो गारंटी के साथ रहेगी। तो आपको अन्य कोई किताब की, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, केवल आप इसी को याद कर लीजिए। ठीक है, होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके।